ये है हमारा काइन जो दो लड़कियों को बचाते बचाते मारा जाता है, लेकिन भगवान उसे दूसरा मौका देते हैं एंड उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी दुनिया में। लेकिन उसे मिलता है एक टास्क, एक ऐसे इविल गॉड को मारने का जो किसी को भी फूंक मार के उड़ा सकता है। तो क्या हमारा काइन उसे मार पाएगा? चलिए देखते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था काइन एंड उसे रात में गेम खेलते खेलते भूख लग जाती है, इसलिए वो अपने भूख को मिटाने के लिए अकेले दुकान चला जाता है। लेकिन जैसे वो गेट पे पहुंचने वाला था वहां से सारे लोग भाग रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे दो लड़कियां गिर जाती है एंड वो लोग बिल्कुल भी भाग नहीं पा रही थी। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड वो हत्यारे इन लड़कियों पे हमला करने वाला था, लेकिन हमारे काइन बाबू अपने पावर्स का फ्लैक्स करते हुए सीधे उस पे अटैक कर देता है। लेकिन बेचारा इतना पोपलू सा इंसान था कि उसे अपने हाथों से चाकू लग गया और वो वहीं पे मारा गया। बेचारे की क्या टट्टी किस्मत थी। लेकिन फिर भी वो साला ठरकी मरते मरते सोच रहा था चलो ठीक ही है, मैंने मरते मरते कम से कम तो खूबसूरत कन्याओं को तो बचाया। लेकिन तुम लोग डरो मत, वो रीइंकार्नेट हो जाता है दूसरी दुनिया में एंड जैसे उसकी आंखें खुलती है वो आराम से एक रूम में लेटा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बगल में खड़ी हुई मेड जैसे ही देखती है काइन उठ चुका है एंड वो बेचारी रोने लगती है एंड उसकी माँ तो प्यार में उसे गले ही लगा लेती है। लेकिन बेचारा जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखता है वो नुन्नू सा इंसान बन चुका था और इसीलिए वो बेचारा पगलाने लगता है एंड जैसे ही उसकी मॉम ये देखती है वो अपने मेट से बोलती है लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसे कल बहुत ही ज्यादा बुखार था। लेकिन उन्हें क्या पता था उनके छोटे से बेटे के रूप में एक नौजवान सा लड़का आ चुका था और इसीलिए उसकी मेड उसके लिए सूप लाने चली जाती है एंड इसी के साथ उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है एंड उनके जाने के बाद हमारा काइन सारे सिनेरियो को चेक करता है एंड फिर उसे याद आता है अरे यार मेरे को चेक कर लेना चाहिए, आखिर मैं एक लड़का हूँ या फिर लड़की। एंड वो जैसे ही देखता है उसे पता चलता है वाह मैं तो एक लड़का हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसकी मेड वहाँ से आती है एंड वो देख लेती है काइन क्या कर्मकांड कर रहा है। लेकिन बेचारी वो सोचती है दरअसल इसका अंडा फूट गया है क्या एंड इसीलिए वो जाके उसका पैंट खोल देती है एंड ये देखने के बाद तो काइन बेचारा उछलने लगता है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एंड इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा काइन आराम से सूप पी रहा था एंड फिर ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। हमारे काइन को अच्छा खासा इस दुनिया के बारे में पता चल चुका था। वो हमें एक्सप्लेन करता है काइन के पिता का नाम है गाउल एंड वो उसका तीसरा बेटा है एंड उसकी मोम का नेम है स्टेला जो बाउल की सेकेंड वाइफ है एंड उसकी एक प्यारी सी सिस्टर भी है जिसका नाम है वेना। एंड फिर हमें पता चलता है उसकी डैड की फर्स्ट वाइफ का नाम है मारिया एंड उसके भी दो बेटे हैं एंड वो दोनों ही काइन से बड़े हैं एंड गाउल बहुत ही बड़ा नोबल है एंड उसी के साथ उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी भी है एंड उनका सिंपल सा काम है इस राज्य के बॉर्डर पे रहना एंड उसकी रखवाली करना एंड मॉन्स्टर से इस राज्य को बचाना क्योंकि बगल में ही फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स हैं एंड इस दुनिया में एडवेंचरर्स के साथ जादू भी है। एंड ये सुनने के बाद हमारा काइन बहुत ही ज्यादा छटपटाने लगता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जादू सीखना था। फिर हमारा काइन बहुत ही निराशा के साथ बोलता है मेरे पिछले जन्म में मेरे दादाजी लास्ट सर्वाइवर बचे थे लेकिन वो भी काफी समय पहले ही टपक गए और इसीलिए मेरे मरने के बाद वहाँ जाने का मेरा कोई भी फायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बॉडी को स्वीकार करता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पिता को पता चल चुका था हमारा काइन बचपन से ही पढ़ना लिखना जानता है एंड उसे मैजिक में रुचि है एंड ये जानने के बाद वो थोड़े से हैरान तो होते हैं क्योंकि थोड़े ही दिनों में काइन बहुत ही ज्यादा बदल चुका था क्योंकि ऑफ कोर्स वो चेंज हो चुका था। उसके अंदर एक मैच्योर बॉडी आ चुकी थी जो अपने हाथों से मारा गया था। लेकिन उसके पिताजी सीधा ही बोलते हैं तुम मेरे छोटे बेटे हो इसलिए मैं तुम पे दबाव नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे भी जीना है तुम जी सकते हो। मतलब भाई को पूरी फ्रीडम मिल चुकी थी, उसे कैसे जीना है, खाना है, हगना है, पीना है, सारी फ्रीडम उसके पास मौजूद थी। एंड ये सुनने के बाद काइन अपने डैड से बोलता है तो ठीक है मैं मैजिक के बारे में पूरी तरह से जानकारी निकालना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है लेकिन तुम्हें 5 साल तक इंतजार करना होगा क्योंकि 5 साल के बाद ही तुम कुछ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 5 साल के बाद ही रियली में मैजिक सीखना लीगल था। लेकिन हमारे काइन को बहुत ही ज्यादा चुल मची थी इसलिए वो अपने रूम में जाके मैजिकल पावर का यूज कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी मेड आ जाती है एंड ये देखकर बेचारा डर जाता है भाई आज मैं बच गया। लेकिन वो मैजिक सीखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी दीदी वहाँ पे प्रकट हो जाती है जो काइन को टीच करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर लगातार 3 साल तक वो मेहनत करते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है एंड इसी बीच हमें पता चलता है इस दुनिया में पहले भी
एक जापानीज पर्सन आ चुका है जिसने अकेले ही सारे रेसेस को एक करने में अपनी जी जान लगा दी थी और इसीलिए अब इस नई दुनिया में डुवर्फ, एल्फ एंड बीस्ट फॉक्स के साथ साथ ह्यूमंस भी यहाँ पे रहते थे। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली हमारा काइन रूम से बाहर निकलता है। वो सीधा ही मंदिर की तरफ जाता है एंड रास्ते में उसे पता चलता है यहाँ पे 7 गॉड्स हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है एंड वो सभी को अपना प्रोटेक्शन पॉइंट देते हैं एंड जितना ज्यादा उनके पास प्रोटेक्शन पॉइंट होता है वो क्रीचर उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। एंड उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन है 5 साल होते ही वो लोग गॉड को ऑफर करने के लिए जाते हैं एंड फिर हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग गॉड्स को ऑफर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक लाइट चमकती है एंड वो सीधा ही 7 गॉड्स के पास चला जाता है एंड तभी उनमें से एक उसे मरने का कारण बताता है। दरअसल ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था, वो लड़खड़ा के गिर जाता लेकिन थोड़ा सा ग्लिच के कारण उसे चाकू लग जाता है एंड उसकी इंस्टेंट ही डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद सारे गॉड्स उसे अपना अपना प्रोटेक्शन ग्रांट करने लगते हैं एंड फिर गॉड ऑफ क्रिएशन उसे बाहर भेज देते हैं। लेकिन वापस जाने के बाद ही वहाँ सभी को पता चल चुका था काइन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए उसके डैड उसका स्टेटस देखने के लिए बोलते हैं। लेकिन काइन को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि सारे गॉड्स ने मिलकर एक इंसान को प्रोटेक्शन दी हो, ऐसा बहुत से सालों में नहीं हुआ है। इससे पहले उस जापानीज हीरो ने सारे गॉड्स के प्रोटेक्शन को ग्रांट किया था लेकिन इस बार तो हद पार हो चुकी थी। दरअसल मैक्सिमम लेवल 5 होता है लेकिन गॉड्स ने मिलकर इसका लेवल 5 से 10 कर दिया एंड गॉड ऑफ क्रिएशन ने इसे कुछ अजीबोगरीब पावर्स दे दी थी जिससे वो अपने स्टेटस को चेंज कर सकता था, मतलब वो फेक स्टेटस का यूज कर सकता था लोगों को दिखाने के लिए एंड इसी का यूज करके काइन अपने स्टेटस को छुपा देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपने घर आ चुके थे लेकिन घर पहुँचते ही उसके डैड बोलते हैं जब तुम प्रे कर रहे थे तो वो लाइट कैसी थी, जल्दी से अपना स्टेटस दिखाओ। जैसे ही वो अपना स्टेटस दिखाता है अरे मुझे क्या दिक्कत है, मैंने तो अपने स्टेटस को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन जैसे उसके पिताजी इसका स्टेटस देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसका स्टेटस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था जबकि उसने तो इसे काफी ज्यादा बदल दिया था। एंड फिर ये देखने के बाद उसके डैड बोलते हैं अरे गधे इसे फेक स्टेटस से बदल जल्दी। लेकिन उन बेचारे को क्या पता था ये गधा ऑलरेडी ये काम कर चुका है। एंड फिर वहाँ पे जितने भी आदमी मौजूद थे वो उन सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देते हैं ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए कि इसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। फिर नेक्स्ट डे काइन के 5th बर्थडे पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे एंड उनके सामने काइन ऐलान करता है क्योंकि मैं अपने पिता का तीसरा बेटा हूँ इसलिए मेरे पास अपनी फुल फ्रीडम है, मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए मैं आज ऐलान करता हूँ मैं बहुत ही दूर जा जाके घूमना चाहता हूँ और एडवेंचरर का मजा उठाना चाहता हूँ। दरअसल भाई को जिराया जैसा बनना था। ピチピチのギャルちゃんたちがこら何やってんだエロ仙人 और सबकी मदद करना चाहता हूँ। फिर जैसे उसके पिता को पता चलता है उसका बेटा क्या करना चाहता है तो उसके पिताजी उसके लिए 2 ट्विटर्स हायर करते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही दोनों ट्विटर्स आए हमारा काइन छत पर से देख रहा था लेकिन देखते देखते उसका पैर फिसल जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड वो सीधा ही अपने टीचर पे लैंड करता है लेकिन वो गलती हो जाती है एंड वो गलत जगह पे लैंड कर जाता है। एंड उनके दोनों ट्विटर्स का नाम था, एक का नाम था मिली और दूसरे का नाम था मिला। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों उसके पिताजी को इंट्रोडक्शन देते हैं एंड वो सीधा ही बैटल अरीना की तरफ चले जाते हैं। मिली उसे बोलती है मैं तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगी एंड मिला उसे मैजिक सिखाने वाली थी। लेकिन जैसे ही मिली स्वॉर्ड्समैन सी देखती है वो सीधा ही काइन को 1 वर्सेस 1 चैलेंज कर देती है। लेकिन थोड़ा देर लड़ने के बाद ही बेचारी मिली उसके सामने हार जाती है। बेचारी का पोप उठ जाता है क्योंकि वो एक बच्चे के सामने हार गई थी। एंड फिर उसके बाद मिला उसे मैजिक सिखाने लगती है। लेकिन हमारे काइन की मैजिकल पावर भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एंड फिर जैसे ही मिली एंड मिला को पता चलता है काइन के पास मैजिकल और स्वॉर्ड्स की प्रोटेक्शन है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन वो जैसे रिवील करता है उसके पास और भी ज्यादा प्रोटेक्शन है तो ये सुनने के बाद वो लोग लीव कर रहे थे कि अब मुझे कोई भी यहाँ पे हैरान नहीं कर सकता है। फिर तभी अचानक से काइन मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है हमें यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए वरना हमारे थोड़े से ही पावर से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। एंड फिर ये सुनने के बाद वो लोग उसके पिताजी से बात करने के लिए जाते हैं। एंड फिर जैसे उसके पिताजी ये सुनते हैं वो भी आराम से मान जाते हैं क्योंकि वो भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका घर टूट जाए। भाई आखिर कौन ही ऐसा चाहेगा कि उसका घर टूट जाए। लेकिन यहाँ पे वो एक शर्त रखते हैं तुम्हें शाम होने से पहले ही वापस आना होगा। एंड फिर ये सुनने के बाद वो लोग फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग एक खुली मैदान में जाते हैं। वो लोग एक काइन को पत्थर दिखाते हुए बोलते हैं अपने मिड लेवल मैजिकल पावर का यूज करो। लेकिन जैसे काइन अपने मैजिकल पावर का यूज करता है वो मिड लेवल से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुकी थी एंड वो
पूरे पहाड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसे देखने के बाद भी वो लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैरान पहले ही हो चुके थे। उन्हें पता था ये बंदा उनकी औकात से काफी ज्यादा बाहर का है। लेकिन तभी अचानक से उन पे एक रैबिट मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन काइन उसे इजीली मार देता है एंड उसे अपने बॉक्स में भर लेता है। दरअसल वो अपनी मॉम एंड सिस्टर को दिखाना चाहता है वो कितना सख्त लौंडा बन चुका है एंड उसने अकेले ही एक रैबिट मॉन्स्टर को आज मारा है, क्योंकि भाई हमारा फ्री फायर का लौंडा जो है। एंड फिर उसके बाद मिली उसे बोलती है मुझे भी एक आइटम बॉक्स चाहिए। दरअसल मेरे पास ये स्किल नहीं है और विदाउट स्किल के लिए इसी तरह का एक आइटम बॉक्स होता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद मिला अपना सर्च मैजिक का यूज करती है एंड वहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं उसे सर्च कर लेती है। फिर ये देखने के बाद हमारा काइन इस मैजिक को यूज करने की ट्राई करता है एंड लकीली वो फर्स्ट टाइम में इसे कर लेता है, वो भी मिला से काफी ज्यादा बेटर तरीके से। आखिर वो कैसे हैं वो ये भी देख लेता है। फिर वो आराम से उन लोगों को मार देते हैं। फिर मॉन्स्टर्स को मारते मारते वो फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स की तरफ जाने लगता है एंड जैसे मिली ये देखती है वो तुरंत उसे रोकती है। तुम्हें पता नहीं है क्या ये सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर की जगह है, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। फिर जैसे ही वो ये सुनता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर डिसाइड करता है मैं जरूर से जरूर इस जगह पे एक ना एक दिन आऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन अपने स्टेटस को चेक कर रहा था एंड वो लेवल 8 पे पहुंच चुका था। दरअसल गॉड्स ने इसे इतनी खतरनाक पावर दी थी कि जैसे ही इसने एक रैबिट को मारा इसकी पावर लेवल 8 तक पहुंच चुकी थी। एंड फिर ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग गिल्ड जा रहे थे, क्योंकि काइन की पावर बहुत ही ज्यादा थी इसलिए उसे सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी होती, इसलिए वो चाहता था और भी ज्यादा पावरफुल बनना। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग गिल्ड पहुंचते हैं वहाँ के कुछ सी रैंक एडवेंचरस मिली एंड मिला को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों डी रैंक के एडवेंचरस थे। लेकिन हमारा काइन उन्हें अच्छे से धूल चटाता है। भाई हल्के में ले रहे हो क्या, भले ही वो छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल। फिर इसी तरह करके दिन बीतने लगते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिली और मिला के पास काइन को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने का। एंड फिर जैसे ये चीज काइन को पता चलता है वो बोलता है चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है इसलिए मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं उनके लिए एक स्पेशल बैग तैयार करने वाला हूँ। फिर सीधा ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है एंड वो पहुँच जाता है उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे वो 2-3 मॉन्स्टर्स को मारता है। लेकिन वो जैसे मॉन्स्टर को मारता है वहाँ पे खतरनाक सी फायर लाइटनिंग आसमान में होती है, जिसे देखकर किले पे जो गार्ड्स खड़े थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एंड वहाँ पर एक सेना की टुकड़ी जाने लगती है जिसका नेतृत्व कर रहे थे बाउल, जो कि काइन के पिता थे। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे वो छानबीन करते हैं, उन्हें बस मिलता है वहाँ पे एक रुमाल एंड वो होता है हमारे छोटे मोटे काइन का, जो गलती से वहाँ पे छूट गया था। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ से एडवेंचर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज मिली एंड मिला का आखिरी दिन था इसलिए वो काफी ज्यादा इमोशनल थे। फिर जैसे ही काइन उन्हें एक बैग गिफ्ट करते हैं जो पूरे मेंशन को अपने अंदर समा सकते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जैसे उन्हें पता चलता है इसे बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज हुआ है उन्हें हराने के लिए यूजुअली ए रैंक को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो वो काफी ज्यादा मस्त ट्रेजर थे, मतलब नेशनल लेवल का। एंड फिर वो दोनों एक साथ काइन को किस कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। फिर वो लोग फाइनली काइन को जितना पढ़ा सकते थे उतना पढ़ा के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसके पिताजी उसे काफी ज्यादा डांटते हैं, तुम बस 8 साल के हो, ऐसा करना बंद करो। मैं इस शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता हूँ। इवन एक छोटा सा मॉन्स्टर भी इस शहर को तबाह कर सकता है। सारे लोग कितना डर जाते हैं और तुम बेवकूफ, तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा समझा करो। मतलब उसके पिताजी भी उसे प्लीज करके बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इसकी पावर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। फिर हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइन एक ड्रैगन से लड़ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो ऑटोमेटिकली ही मर जाता है। लेकिन काइन जैसे ही अपना स्टेटस चेक करता है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसका स्टेटस किसी भी नॉर्मल आदमी से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और यही कारण था उसने जैसे ही ड्रैगन को छुआ बेचारा ड्रैगन मारा गया। मतलब वो तो बिना फालतू का ही मारा गया। और इस पीरियड में 2 साल बीत चुके थे। फिर हमें काइन की फैमिली को दिखाया जाता है जो रॉयल कैपिटल जा रहे थे।
एंड अब काइन अपना डेब्यू करने वाला है। दरअसल वो अब मैजिकल स्कूल में पढ़ सकता था, लेकिन तभी जाते जाते उसे सेंस होता है 3 किलोमीटर के रेडियस पर मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया है और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए काइन अपने विंड पावर का यूज करता है और वहाँ पे चला जाता है। लेकिन उसके डैड रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन काइन किसी की नहीं मानता है। फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे, मतलब उनकी पेटी पैक हो चुकी थी। एंड वहाँ पे 2 गार्ड्स एक बग्गी की रखवाली कर रहे थे जिसके अंदर बैठी थी प्रिंसेस और ड्यूक की बेटी। लेकिन वो बेचारे सोल्जर्स इतने सारे मॉन्स्टर्स को कहाँ ही संभाल पाते हैं। सारे मॉन्स्टर्स उस पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है एंड बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर्स को मार देता है, क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका था जिसे ये मॉन्स्टर्स कभी भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। मतलब जब वो ड्रैगन इतनी इजीली मारा गया तो ये मॉन्स्टर नुन्नू मुन्नू से क्या ही कर सकते थे। लेकिन तभी अचानक से उसके पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर दोनों लड़कियाँ वहाँ से बाहर निकलती है, मतलब बग्गी से बाहर निकलती है। एंड इसे देखते ही काइन एंड उसके पिताजी उनके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से थे। फिर वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हमें पता चलता है उन लड़कियों का नाम। दरअसल पहली प्रिंसेस का नाम था स्टेलिया एंड ड्यूक की बेटी का नाम था सिल्क। एंड इसी के बीच सिल्क बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल फील करने लगती है एंड दोनों लड़कियां काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी। इसलिए हमारा काइन उन पे एक छोटा सा मैजिक यूज करता है जिससे उनकी टेंशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। फिर वो फाइनली अपने सेंसेस वापस लेते हैं एंड अपने सेंसेस वापस लेने के बाद उन्हें हमारे प्यारे काइन से प्यार हो जाता है। और हो भी क्यों ना भाई, जब इतना ताकतवर लौंडा मिल रहा हो तो। एंड फिर दोनों ही काइन को लेकर लड़ने लगते हैं एंड वो दोनों ही खींचातानी करके हमारे काइन को बग्गी में बिठा लेते हैं। इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या गाय का चारा? क्योंकि दरअसल वो भी कैपिटल जा रहे थे अपनी डेब्यू के लिए, लेकिन रास्ते में हमारा काइन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसे अच्छे से पकड़ के रखा था, कहीं ये भाग न जाए, इसे भागने नहीं देना है। एंड इसीलिए हमारा काइन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। मतलब भाई वो भी सोचता होगा मैंने किस जन्म का पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है। फिर वो फाइनली जैसे तैसे करके कैपिटल पहुंच जाते हैं एंड क्योंकि उनका डेब्यू कल होने वाला था, लेकिन क्योंकि आज शाम हो चुकी थी इसलिए दोनों लड़कियों के लिए रूम प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन दोनों लड़कियां काइन को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वो दोनों काइन के साथ ही सोना चाहती थी। मतलब ये कौन सा सेंस है भाई। और इसका बहाना क्या बनाते हैं वो तुम्हें पता है? अरे क्या पता रात को मॉन्स्टर्स हम पे हमला कर दे, इसलिए तुम हमारे पास ही सो जाओ ना। एंड ये सुनने के बाद काइन के पिताजी भी उसे कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके सामने प्रिंसेस थी। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बोलते हैं, अरे गधे तुम अपने आप को कंट्रोल में रखना, वरना मार मार के तुम्हारा सिस्टम हैंग कर दूंगा। एंड इसे सुनने के बाद हमारा काइन हमें नोट कर देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दोनों लड़कियाँ काइन के अगल बगल सो रही थी, लेकिन हमारी काइन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी एंड उसे लग रहा था वो अगले सेकंड ही मरने वाला है। एंड इसलिए मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम काइन की जगह पे होते तो आखिर तुम क्या करते मेरे लाडलो। चलो बैक टू टॉपिक होते हैं। तो रात भर की बकलोली के साथ ही हमारा काइन बिल्कुल भी नहीं सो पाता है और इसीलिए बेचारे के डार्क सर्कल अपीयर हो जाते हैं। फिर वो लोग फाइनली कैसे न कैसे करके रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे उतरते ही रॉयल नाइट्स उनका स्वागत करते हैं एंड काइन को थैंक यू बोलता है राजकुमारियों को बचाने के लिए एंड मरे हुए नाइट्स की बॉडी वापस लाने के लिए। एंड फिर जैसे ही काइन उनकी बॉडी उन्हें देता है वो बोलता है इन्होंने इन राजकुमारियों को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्लीज इन्हें सम्मान के साथ इनके परिवारों को सौंप दीजिए। एंड फिर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से रॉयल नाइट्स से रोकता है एंड वो बोलता है अरे अभी कहाँ जा रहे हो भाई, तुम्हें तो हमारे राजा साहब ने बुलाया है। फिर हमें किंग प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़े ऑफिसर्स बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए थे एंड उनके सामने किंग का महामंत्री सारी घटना को अच्छे से समझाता है। एंड फिर ये सुनने के बाद हमारे किंग साहब काइन को बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं एंड रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा मेंशन गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि काइन अभी भी बच्चा था इसलिए सारे लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक टट्टी आदमी आता है एंड काइन की बुराई करने लगता है। लेकिन हमारे राजा साहब ने ये ऑर्डर दिया था इसलिए बेचारे को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ये सब बकलोली खत्म होने के बाद राजा साहब बोलते हैं अभी कहाँ, अभी हमारी बातचीत खत्म नहीं हुई है, हम लोग अपने प्राइवेट रूम में और भी ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमें प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइन एंड उसके पिताजी बैठे हुए थे। एंड तभी अचानक से राजा के साथ साथ ड्यूक एंड उनकी बेटियां भी आ जाती है एंड फिर वो लोग अपना ग्रेटिट्यूड काइन को देने लगते हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड देने के बाद वो एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ते हैं। वो बोलते हैं काइन आज से तुम इन दोनों लड़कियों के साथ इंगेज होते हो। ऑफ कोर्स गधे तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद तुम्हें इनसे शादी करनी होगी। लेकिन ये सुनने के बाद तो हमारा काइन बहुत ही ज्यादा शौक में चला जाता है, भाई मैंने क्यों इनकी मदद की यार। लेकिन तभी
अचानक से वो दोनों बोलते हैं, भाई देख सीधी सी बात है, तूने हमारी बेटी की जान बताई वो तो ठीक था, लेकिन साले तूने हमारी बेटियों के साथ रात आराम से बिताई है, तो इसीलिए साले तुम्हें शादी तो करनी होगी। मतलब उनके पिताजी को भी ये कांड पता चल चुका था कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं रात को। और हाँ साले जो तुमने किया है उसके बाद कोई भी लड़का इन दोनों के साथ शादी नहीं करना चाहेगा, कौन ही चाहता भाई, और इसीलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, तुम्हें इनसे शादी करनी ही होगी। एंड इसी के साथ काइन की सगाई इन दोनों लड़कियों के साथ हो जाती है। मतलब भाई की फील्डिंग तो सेट है। एंड इसी के साथ हमारा काइन यहाँ के राजा का बन चुका है दामाद। लेकिन यहाँ से तो बबुआ और भी एडवेंचरस स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो को और भी मजे से देखना स्टार्ट कर दो। बाकी चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी बकलोली होने के बाद बेचारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। एंड उससे रहा नहीं जाता तो वो सीधा ही गॉड के पास चले जाते हैं। लेकिन गॉड उनसे बोलते हैं, तुम्हें अपने पिछले लाइफ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज याद है? दरअसल हम सारे बुढ़े बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा जानना है। एंड इसीलिए हमारे काइन को कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज के लिए हामी भरनी पड़ती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइन शॉपिंग करने के लिए आया था, वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ। लेकिन बेचारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके सामने ही एक डेमी कैट गन मिलती है जिसे हमारा काइन पहले से जानता था। एंड वो एक्चुअली अपने अंकल के पास दुकान का काम सीखने के लिए आया था। दरअसल उनके अंकल बहुत ही बड़े व्यापारी हैं एंड बहुत ही नए नए चीज का आविष्कार करते हैं एंड उन्हें सेल करते हैं। एंड फिर तभी अचानक से उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना जापानीज चेस बना दिया जाए। एंड इसलिए वो एक उसका रफली इमेज बना देता है। एंड वो एक गोल्ड कॉइन भी दे देता है फॉर प्रोडक्शन। एंड गोल्ड कॉइन देखते ही उनका अंकल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। वो बोलता है, मैं इसे सबसे पहले बनाऊंगा, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। एंड फिर हमारा काइन बाहर निकलता है, लेकिन वो बाहर निकलते ही क्या देखता है, उसकी प्यारी बहन उसे बहुत ही प्यारे नजरों से देख रही थी। मतलब बेचारा अभी पिटने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह करके उसे मनाता है। एंड वो बोलता है, अरे मैं वहाँ से इसलिए बाहर निकल आया था क्योंकि मुझे पता था तुम जो भी कपड़े चूज करोगी उसमें तुम बवाल लगोगी। एंड ये सुनकर उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड उसी रात को उसने जितने भी कपड़े लिए थे वो पहन पहन के हमारे काइन को दिखा रही थी, जिसे देखकर हमारा काइन बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जापानीज चेस कंप्लीट हो चुके थे। फिर हमारा काइन उन्हें कैसे खेलते हैं वो सिखाता है। एंड जैसे उनके अंकल ये सुनते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे बेटा ये तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बनने वाला है। एंड इसे सुनने के बाद हमारा काइन बोलता है, अंकल जी देखो इसे दो डिजाइन से बनाना, पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए और दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए। एंड हाँ मेरे लिए एक पर्सनल बनाना जिसे मैं योर मैजेस्टी को दे सकूं। तुम इन्वेस्टमेंट की चिंता मत करो, ये लो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हें प्रोडक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फाइनली आज वो दिन था जिस दिन हमारे काइन का डेब्यू होने वाला था, इसलिए वो डेब्यू की जगह पे पहुंचते हैं। एंड वहाँ पर बहुत ही सारे लोग थे जिनमें से ड्यूक की बेटी भी थी। एंड इसे देखकर तो हमारे काइन से रानी जाता है। एंड वो सबके सामने ही बेचारी से फ्लर्टिंग करने लगता है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। एंड इसे देखकर तो ड्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड इसीलिए उसके पिताजी बोलते हैं, भाई थोड़ा हद में रह लिया कर। एंड तभी अचानक से वहाँ पे योर मैजेस्टी आ जाता है, मतलब हमारा किंग। एंड उसके आने के साथ ही वो बहुत ही बड़ा भाषण देता है। एंड इसी के साथ हमारी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर फाइनली काइन का टर्न आ जाता है। वो वहाँ जाने के बाद एक दो फ्लर्टिंग लाइन बोलता है जिससे हमारी प्यारी सिल्क हवा में उड़ने लगती है। और इसीलिए फिर से उसके पिताजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ फिर से एक और पिताजी को गुस्से में डाल देता है हमारा काइन। लेकिन हमारा काइन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, उसने एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार किया था। एंड वो था जापानीज चेस। हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा, वो बन के तैयार हो चुके थे। एंड इसलिए वो किंग को दे देता है, जिससे हमारे किंग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। भाई वो एक गिफ्ट में पिघल गया, इसीलिए तो सारे लोग अपने क्रश को गिफ्ट देते हैं। आज मैं समझा हूँ भाई, आज मैं समझा। और इसी के साथ हमारे किंग जी काइन का एक दूसरा नाम रख देते हैं। पहला तो उसका नाम था किंग बोल्ट शार्ट, एंड दूसरा जो किंग ने रखा था एंड वो था बेरेंट काइन। वो एक बहुत ही बड़ा नोबल बन चुका था। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे किंग साहब अभी भी थोड़ा गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था सिल्क के सामने बेचारा काइन थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर देता है। भाई क्या करेगा बेचारा, आदत से मजबूर जो है। लेकिन फिर किंग साहब उसे ऑर्डर देते हैं, हम लोग फंक्शन के बाद फिर से मिलेंगे, क्योंकि दरअसल उन्हें चेस को सीखना था। एंड फिर फाइनली हमारा काइन नीचे आ जाता है। एंड उसके मॉम डैड बड़े लोगों की तरह बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। एंड हमारे काइन को बोला जाता है, थोड़े बच्चों से भी बात कर लो यार। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं प्यारे की लवन आ जाती है, तो वो खुद को कैसे संभाल पाता हमारा लौंडा। तो इसीलिए वहाँ पे कोई ना होने के कारण क्रिस्टीना उस माहौल का फायदा उठाने लगती है।
एंड दोनों के बीच फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब बोलूँ तो निब्बा निब्बी। एंड हाँ, तुम्हें लगता है कि ये 10 साल के बच्चे हैं? भाई देखने में तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक मोटा सा बच्चा आ जाता है जिसके शरीर के साथ उसकी बुद्धि भी मोटी थी एंड उसके बगल में उसके 2 फॉलोअर्स भी थे। दरअसल वो मोटा बच्चा और कोई नहीं उस गधे इंसान का बेटा था एंड वो लाडला मन ही मन क्रिस्टीना के प्यार में पागल हो चुका था एंड अपने बिगड़े हुए बाप के बिगड़ी हुई औलाद बोलती है एंड वो बोलता है चलो हम लोग बाहर में लड़ाई करेंगे। एंड फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके थे एंड वो मोटा ठहरा बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद, इसलिए वो अपने दोनों फॉलोअर्स को आगे कर देता है। लेकिन उनके मैजिकल पावर इतने नुन्नू से थे कि उसे हमारा काइन बस फूंक मार के उड़ा सकता था। फिर क्रिस्टीना से रानी जाता है, इसलिए वो बोलता है अरे गधो तुम लोग थोड़ा सा बेवकूफ हो क्या? तुमने लगता है अच्छे से सुना नहीं है। इसने ये नहीं कहा है कि ये बेरनकाइन का बेटा है, इसने बोला ये बेरनकाइन खुद ही है। एंड ये सुनने के बाद तो उस मोटे की फट जाती है एंड वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं क्रिस्टीना उसे बोलती है देखिए मैंने आपको बचाया है, इसलिए आपको मेरी एक विश ग्रांट करनी होगी। दरअसल मुझे ना आपके साथ डेट पे जाना था। एंड हमारा काइन तो ठहरा ठरकी इंसान एंड इसलिए वो तुरंत ही हमें नोट कर देता है। लेकिन वो बोलता है सिल्क को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे सिल्क आ जाती है एंड इसे देखते ही क्रिस्टीना उसे सारी बातें बताने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से काइन उसका मुंह ढक देता है। लेकिन फिर भी क्रिस्टीना उसे सारी बातें बता देती है एंड इसे सुनने के बाद सिल्क काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अगर एक साइड से देखा जाए तो हमारे काइन ने सिल्क के साथ धोखा किया है, तो क्या काइन अब पीटा जाएगा? लेकिन वो जैसे ही देखता है हमारी सिल्क गुस्से में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, इसलिए वो पिघल जाता है एंड वो बोलता है अरे ठीक है मैं तुम्हें भी डेट पे ले जाऊंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से हमारे किंग साहब ये बातें सुन लेते हैं एंड वो गुस्से से काइन को देखते हैं। छोटे बच्चे अब तुम्हारे और मेरे बीच बातचीत होने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना। एंड इसे सुनने के बाद हमारा काइन बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच बहुत ही देर तक बातचीत होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारे महामंत्री ने फाइनली मेंशन की हमारे काइन को दे दी थी एंड काइन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हमारा काइन तो बचपन से था ही लालची। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ड्यूक आ जाते हैं एंड वो काइन को 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज कर देते हैं। एंड इसे सुनने के बाद हमारा काइन फुल चौड़ में हाँ बोल देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं जो काइन को 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करना चाहता था, लेकिन हमारा काइन बेचारा इससे भी परेशान हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली हमारा काइन मेंशन में आ चुका था। लेकिन भाई मेंशन में क्या ही गदर मची हुई थी, वहाँ पे सारे सामान टूटे फूटे थे एंड लग रहा था यहाँ पे काफी सालों से कोई रहता ही नहीं था। लेकिन हमारा काइन ठहरा मैजिशियन वो अपने मैजिकल पावर का यूज कर देता है, जिससे हमारा मेंशन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। लेकिन इतने बड़े मेंशन में बस वो एंड उनके कुछ मेड के साथ एक बटलर रहने वाला था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पिताजी एंड सारे घर वाले लोग मेंशन को देखने के लिए आए थे एंड जैसे उसके डैड मेंशन को देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इस मेंशन को काफी घटिया हालत में देखा था, लेकिन अब वो कतई जहर हो चुका था। लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए उनके लिए ये बिल्कुल आम बात थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी मॉम को उसके बाथरूम में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज दिखती है, जो हमारे यहाँ तो नॉर्मल है लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजरस, एंड वो थी फ्लशिंग। हाँ तुमने सही समझा है, हमारा मॉडर्न काइन अपने बाथरूम में एक फ्लशिंग ऐड किया था, जिसे यूज करने के बाद उसके डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। भाई मतलब फ्लशिंग यूज करने में कौन इतना खुश होता है। और इसी के साथ वो अपने बाथरूम में भी एक फ्लशिंग ऐड करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो जैसे ही जाने लगते हैं वो देखते हैं बरामदे में एक काफी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर था एंड ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से काइन उसे बोलते हैं दरअसल मैं एक गुफा में टहल रहा था एंड मुझे ये ड्रैगन मिल गया एंड क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी इसलिए मैंने इसे शोकेस यहाँ पे कर दिया है। एंड ये सुनकर तो उसके पिताजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तुमने इस न्यू मेंशन को ओपन किया है तो तुम्हें रॉयल परिवार को बुलाना होगा एंड तुम्हें उन्हें एक छोटी सी पार्टी देनी होगी। एंड इसे सुनकर हमारा काइन मान जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ही परेशान हो चुका था एंड वो सोच रहा था यार उनके लिए क्या यूनिक किया जाए। मतलब ये उन्हें सूखा सूखा तो नहीं बुला सकता था ना, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करके खतरनाक खतरनाक ग्लासेस बना देता है एंड अपने शेफ से न्यू डिशेस भी बनवाता है। लेकिन भाई उसकी जिंदगी कहाँ ही अच्छी चलने वाली थी। हमारे किंग साहब उसे अपने प्राइवेट रूम में बुलाते हैं। फिर हमें प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे किंग साहब उसे बोलते हैं अरे बच्चे तुमने सभी को तो इनविटेशन दे दिया, लेकिन साले तुमने अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को इनविटेशन क्यों नहीं दिया रे। मतलब दरअसल वो अपनी ही बात कर रहे थे
थे। तो ये बातें सुनते ही हमारा काइन फुल चौड़ में आ जाता है एंड वो बहाना बना के बोलता है, योर मेजेस्टी, क्या आपको पता है मैंने ना आपको इनविटेशन देने की ट्राई किया था, लेकिन वो है ना आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए मुझे आपको इनविटेशन देने का मौका ही नहीं मिला। तो ये लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड। एंड फिर हमारा किंग जैसे इनविटेशन लेता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है, हम लोग अपने बेटी को भी लेके आएंगे, इसलिए बेटे अच्छे से तैयारी करना, वरना देख लो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी हमारे बेटियों के सामने। एंड फिर फाइनली वो दिन आ जाता है एंड फिर सारे लोग एक एक करके वहाँ पे आने लगते हैं, जहाँ पे काइन एंड उनके पिताजी सभी को इज्जत के साथ अंदर बुला रहे थे। एंड फाइनली जब ड्यूक आ जाते हैं तो वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। एंड फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो सबसे पहले रेड ड्रैगन को देखते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमारा काइन टेस्ट करने के लिए उस ग्लास को उठाता है एंड फिर जैसे ही सारे लोग उस ग्लास को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश जाते हैं। एंड फिर जैसे ही वो लोग न्यू ड्रिंक को पीते हैं वो और भी ज्यादा खुश जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग खाना ट्राई करते हैं वो लगभग पागल ही हो चुके थे, अरे भाई काइन ने ये क्या कर दिया है। फिर हमारा काइन सभी को बोलता है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो लोग सभी अपने लिए एक एक ग्लास उठा के ले जा सकते हैं, ये मेरे तरफ से उनके लिए गिफ्ट है जो यहाँ पे आए हैं। एंड फिर फाइनली हमारा किंग वहाँ पे आ जाता है एंड वो सभी चीजों को अच्छे से देखता है, जिसे देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर सबसे ज्यादा शौक तो तब लगता है जब वहाँ की क्वीन फ्लश को यूज करती है। एंड फिर जैसे वो बाहर निकलती है वो इंस्टेंटली बोलती है, हमारे यहाँ भी ऐसा बाथरूम बनना चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ कुछ, ये मेरा ऑर्डर है और मेरा ऑर्डर ही है मेरा शासन। एंड ये सुनते ही हमारा किंग भी जोश में आ जाता है एंड वो बाथरूम को यूज करने के लिए चला जाता है। फिर वो जैसे ही बाहर आता है, अरे हमारे लिए भी एक बाथरूम ऐसा बना दो। एंड देखो इतना एंजॉयमेंट है तो एक गधे का आना तो बनता है ना, इसलिए तभी वहाँ पे आते हैं हमारे महान प्राणी। एंड वो काफी ज्यादा चौड़ में थे, वो ऐसे लग रहे थे, अरे मैं ही तो यहाँ का किंग हूँ, कोई बोल सकता है क्या। लेकिन वो जैसे ही ड्रैगन को देखता है उसकी फटकी 4 हो जाती है। लेकिन उसका बकलोली यहीं पे खत्म नहीं होता है, वो अंदर चला जाता है एंड जाने के साथ ही वो ऑर्डर देता है, मुझे खाने के बाद ये सारे ही गिलास मेरे घर पे चाहिए और हाँ मुझे खाने की रेसिपी भी चाहिए। लेकिन हमारा काइन अपने माइंड का इस्तेमाल करता है एंड अपने योर मैजेस्टी से उसे बहुत ही ज्यादा सुनवाता है, इसलिए मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। बेचारा किसी काम का ही नहीं है, उसे तो गधा बना के रख दिया गया है। लेकिन हमारे राजा साहब को जैसे ही पता चलता है काइन ने उनका इस्तेमाल कर दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत रात यहीं पे खत्म होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन मस्त टहल रहा था। दरअसल उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपने मारे हुए मॉन्स्टर्स को इकट्ठा कर सके। तभी अचानक से उसे वाइस कैप्टन मिल जाता है एंड वो उन्हें एक छोटी सी जगह दिखाते हैं। लेकिन इसे देखकर ही हमारा काइन बोलता है, ना ये जगह बहुत ही छोटी है, हमें इससे भी बड़ा जगह चाहिए। एंड ये सुनने के बाद हमारे वाइस कैप्टन उसे ग्राउंड में ले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद हमारा काइन सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल लेता है जिसे उसने अकेले ही डिफीट किया था। एंड जैसे ही हमारे वाइस कैप्टन ये देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिन्हें ए रैंक के एडवेंचरर भी हरा नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे काइन ने तो उसे इजिली हरा दिया था और इसीलिए वाइस कैप्टन उसे बोलता है, क्या तुम एक हीरो हो या फिर गॉड के डिसाइबल। लेकिन तभी अचानक से हमारा काइन खुद को संभालता है एंड वो अपने मन में बोलता है, मुझे तुम्हें सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। फिर वाइस कैप्टन काइन को अपने साथ ले जाता है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे उसके सोल्जर्स काइन को एक छोटा बच्चा समझ के उससे लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी वाइस कैप्टन के कहने पर एक सोल्जर उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है वो देखते ही देखते खत्म हो जाती है। एंड फिर जैसे ही वाइस कैप्टन ये देखता है वो बोलता है, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सारे सोल्जर्स के साथ अकेले ही फाइट करो। लेकिन जैसे लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी वहाँ पे उनकी कैप्टन आ जाती है जो एक एल्फ थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था हमारा काइन कौन है, इसलिए वो उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, चुन्नू मुन्नू सा बच्चा ही तो है। लेकिन हमारा वाइस कैप्टन जैसे उसे बताता है, यही है बैरन काइन जिसने 30 ऑक्स को अकेले ही खत्म किया था एंड काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। जिसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जिसे लड़ना खाना पीना ही आता था और कुछ भी नहीं, और इसलिए वो तो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं देती है एंड डायरेक्ट काइन से फाइट स्टार्ट कर देती है। एंड फिर दोनों ही बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं एंड वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली
बार देखा था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा या फिर कोई इंसान हमारे कैप्टन से बराबर की टक्कर ले सके, लेकिन हमारा काइन क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो इजी पीजी वो उस कैप्टन को भी डिफीट कर देता है। एंड ये देखकर हमारी कैप्टन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है एंड वो तुरंत ही जाके हमारे काइन को गले लगा लेती है एंड वो बोलती है मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और हाँ तुम टेंशन मत लो, हमारे बीच का एज डिफरेंस कुछ भी मैटर नहीं करता है क्योंकि एक एल्फ 300 साल तक जिंदा रह सकती है, इसलिए तुम्हारी ये प्यारी प्रेमिका बहुत ही दिन तक सुंदर रहने वाली है। लेकिन फिर जैसे ही काइन ये सुनता है वो तुरंत ही रिफ्यूज करने लगता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने हाँ बोल दिया तो उसकी दोनों प्रेमिकाएं इसका गला दबा के मार देगी। एंड हाँ भले ही तुम ड्यूक की बेटी हो लेकिन फिर भी तुम्हें महाराज से पूछना होगा। दरअसल इसका नाम तीजवाना होता है जो ड्यूक की बेटी है। एंड हाँ यार मैं बता दूं दोनों ड्यूक अलग अलग परिवार से आते हैं, एक एल्फ का राजा और एक अलग सा नोबल है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। फिर तीजवाना अपने वाइस कैप्टन को ऑर्डर देती है एंड सीधा ही काइन को उठाकर महाराज की तरफ चली जाती है। दरअसल उन्हें बहुत ही जल्दी में बुलाया गया था एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, लेकिन जैसे ही तीजवाना सारी बातें उसे समझाती है तो ये सुनकर हमारे राजा साहब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल तीजवाना एक एल्फ राजकुमारी थी, लेकिन फिर जैसे ही हमारे महाराज बोलते हैं अरे दरअसल मेरी बेटी और ड्यूक की बेटी भी इससे इंगेज्ड हैं, तो ये सुनने के बाद भी हमारी एल्फ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे इससे शादी करनी है। तो लास्टली हमारे राजा साहब को हार मानना पड़ता है एंड वो बोलते हैं तुम्हें अपने पिताजी से एक बार बात करनी होगी। तो ये सुनकर वो अपने पिताजी को एक लेटर लिख देती है एंड फिर काइन को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि फिर से वो हमारे काइन के साथ बैटल करना चाहते थे। एंड फिर उनके जाने के बाद रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है एंड हमारे किंग साहब काइन के पिताजी को बोलते हैं अरे भाई तुमने अपने बेटे को क्या खा के पैदा किया था, वो इतना ताकतवर एंड खतरनाक कैसे बन गया। फिर जैसे ही वाइस कैप्टन अपना मुंह खोलते हैं एंड बोलते हैं दरअसल मैंने जब उनसे गॉड के बारे में पूछा तो वो काफी ज्यादा हड़बड़ा गए थे, मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। एंड फिर वो लोग एक ही साथ बोलते हैं हमें उनकी टेस्टिंग करनी होगी, मतलब काइन की टेस्टिंग। फिर हमें एक मिस्टीरियस से बुक को दिखाया जाता है। फिर अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट लग रहा था क्योंकि वो डेली तुजना के साथ बस बैटल ही कर रहा था। एंड फिर तभी अचानक से वो जैसे ही सामने से अपने वाइस कैप्टन को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस समय तुजना उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काइन को उठाता है एंड सीधा ही हमारे किंग के पास ले जाता है। एंड वहाँ पे सारे लोग ही मौजूद थे, चाहे हमारा किंग हो या फिर उसके पिताजी। फिर हमारे किंग साहब उसे बोलते हैं हमारे फर्स्ट किंग जिन्होंने इस राज्य को स्टेबल किया था एंड उन्होंने एक किताब लिखी थी द गॉड्स लेवल मैजिक एंड आज तुम्हें मैं वो गिफ्ट करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही हमारा काइन उसे पढ़ता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके सामने सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड तभी अचानक से हमारे किंग उसे बोलते हैं क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। दरअसल वो बुक जो थी ना वो जापानीज में लिखी गई थी एंड वहाँ पे कोई भी उसे नहीं पढ़ सकता था, मतलब काइन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता था। लेकिन फिर वो बोलने से पहले उनसे एक वादा करवाता है, वो बोलता है मैं चाहता हूँ मैं जैसा भी हूँ आप मुझे अपना लें, इवन मेरी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद भी। फिर वो सारी बातें उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है आखिर कैसे उसे 5 साल की एज में पता चला उसके पास प्रीवियस ईयर की नॉलेज है एंड कैसे गॉड्स ने उसे सुपर पावर दी थी। एंड फिर सारी ही इंफॉर्मेशन उसे दे देते हैं और ये जानने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काइन पे भरोसा करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे तीजुना आ जाती है एंड वो बोलती है मुझे ना मेरी डैड की तरफ से परमिशन मिल चुकी है, मैं बेरन काइन से शादी कर सकती हूँ। एंड इसलिए वो हमारे काइन को डार्लिंग बुला रही थी एंड फिर डायरेक्ट उसे पकड़कर बैटल ग्राउंड की तरफ ले जाती है एंड सीधा ही वो लोग फाइट करने लगते हैं। फिर हमारे योर मैजेस्टी सभी को ऑर्डर देते हैं आज की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलते हैं मुझे काइन पे पूरी तरह से भरोसा है, वो अपनी फैमिली को एंड इस पूरे किंगडम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा और हमारी बेटियों को भी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन उसी बुक को पढ़ा था एंड उसे पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है इस राज्य का जो पहला किंग था उसका नाम था यूया। एंड गेस व्हाट, वो वही बंदा है जो जापान से इसेकाई होके आया था, लेकिन वो एक अलग तरीके से आया था, वो अपनी बॉडी के साथ ही आया था, मतलब जैसे कि हमारा काइन मरने के बाद आया था ऐसा बिल्कुल भी
यानी यूया अपने बॉडी के साथ ही आया था। लेकिन हमारा काइन उस बुक को इतना ही पढ़ पाता है क्योंकि तभी अचानक से उसकी दोनों प्रेमिकाएं आ जाती है। एंड अगर तुम्हें याद ना हो तो पहली का नाम था सिल्क एंड दूसरी का नाम था स्टेला। लेकिन हमारा काइन बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी थर्ड वाइफ टिफाना मिल जाती है एंड वो भी काइन से थोड़ा सा टाइम मांग रही थी, लेकिन हमारा काइन उससे भी मना कर देता है क्योंकि हमारा काइन कल के दिन ही 12th का होने वाला है, मतलब 12 साल का। एंड उसके बाद वो एडवेंचरर के लिए गिल्ड में जा सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन सीधा ही गिल्ड पहुँच जाता है। एंड वो गिल्ड जाते समय इतना ज्यादा खुश था कि वो एक आदमी से टकरा जाता है एंड उस बंदे का नाम क्लॉड था। अरे एआई मत समझना, इसका नाम है क्लॉड। दरअसल ये बंदा फायर एंड आइस टाइप का लीडर है। एंड तभी अचानक से वो काइन को बोलता है, क्या तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो? बहुत ही बढ़िया, लेकिन अभी तुम ज्यादा उछलना मत, ज्यादा बड़ी बड़ी कामें मत करना, अपनी लाइफ को बचा के चलना बच्चे। फिर हमारा काइन सीधा ही गिल्ड जाता है एंड अपने नाम को रजिस्टर करवाता है, लेकिन नॉट बैरन काइन, वो सिर्फ काइन का यूज करता है ताकि उसे कोई खास अटेंशन ना दे। एंड वो फाइनली जी रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही गंदे लोग एक लड़की को परेशान करने लगते हैं एंड फिर जैसे ही काइन ये सब देखता है वो इजिली उन्हें बीट देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे क्लॉड आ जाते हैं एंड वो बंदे क्लॉड को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर क्लॉड एंड काइन दोनों बैठ के बातचीत करने लगते हैं। फिर क्लॉड उसे बोलता है, दरअसल मैं फायर एंड आइस पार्टी का लीडर हूँ एंड हमारे टीम में बस 2 ही मेंबर्स मौजूद हैं, पहला तो मैं और दूसरा मेरी वाइफ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बताना। लेकिन तभी अचानक से उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है एंड वो आते ही उसका कान पकड़ लेती है क्योंकि उसने दिन में ही पीना स्टार्ट कर दिया था, और फिर उसका कान पकड़कर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा काइन सिंपली क्वेस्ट होने के लिए चला जाता है जहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा बेकार बेकार क्वेस्ट मिल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करता है उन सभी के बीच में एक क्वेस्ट था जो काफी ज्यादा डेंजरस था, वो था एक गॉब्लिन को पकड़ के लाना। फिर हमारा काइन उस क्वेस्ट को लेकर सीधा ही बाहर आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे वहाँ पे टिजुना मिल जाती है जो उसके साथ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है। पहले तो हमारा काइन उसे मना कर रहा था, लेकिन वो भी हार मान जाता है एंड वो फाइनली उसे वहाँ पे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो लोग सीधा ही फॉरेस्ट ऑफ मेंटियोंटेट पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग मॉन्स्टर की तरह बनने लगते हैं एंड हमारा काइन अपने ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करके उन्हें सेंस कर लेता है। फिर वो सीधा ही वहाँ पे चले जाते हैं एंड वो देखते हैं वहाँ पे एक आदमी घायल पड़ा था एंड उसके चारों तरफ गॉब्लिन मॉन्स्टर थे। इसे देखकर हमारा काइन उसे हील करता है एंड हमारी प्यारी तिजुना उनसे लड़ाई करने लगती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद हमारा काइन उसे इनिशियल बूस्ट देता है, जिसे देखते ही वो हमारे काइन के प्यार में बिल्कुल ही पागल हो जाती है एंड वो बोलती है, इस तलवार की धार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, आज तो ये सारे मॉन्स्टर मारे जाएंगे, वो भी मेरे हाथों से। फिर वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ख्याली पुलाव पकाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ग्रीन लेजर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं एंड इसे देखकर हमारा काइन चौड़ में आके बोलता है, तिजुना इस आदमी को लो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर वो इसे सुनते ही वहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं हमारा काइन अपने आइस मैजिक का यूज करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं एंड वहाँ के सारे मॉन्स्टर बड़े ही इजीली मारे जाते हैं एंड इसे देखकर तिजुना भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें काइन के पुराने टीचर्स को दिखाया जाता है जो थी मिली एंड एमिली। भाई देखो मुझसे पहले गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने मिला बोल दिया था, दरअसल उसका नाम एमिली है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दरअसल वो लोग लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मारने ही आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत ही गड्ढे मिलते हैं। दरअसल वहाँ पे एक भी लिजर्ड मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा था एंड इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर। फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा काइन रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। वो सीधा ही उसे वाइस गिल्ड मास्टर के पास ले जाते हैं जो काइन को बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं एंड वो बोलते हैं, तुमने पक्का चीटिंग करी होगी, मैं तुम्हें इसी वक्त अभी गिल्ड से निकालता हूँ और तुम्हारे गिल्ड कार्ड को भी रद्द करता हूँ। एंड तभी वहाँ पर हमारे गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो और कोई नहीं तिजुना के भाई थे एंड तभी वहाँ पर हमारी तिजुना भी आ जाती है जो काइन को गले लगा लेती है, मतलब प्यार करने लगती है। एंड फिर जब हमारे गिल्ड मास्टर सारी बातें बताते हैं, दरअसल ये बैरन काइन है एंड एक्चुअली इसकी शादी हमारे तिजुना से फिक्स हो चुकी है एंड इसका मतलब मैं इसका ब्रदर इन लॉ हूँ। तो ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारा वाइस कैप्टन बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि एक नोबल किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारा काइन बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है इसलिए वो उसे माफ कर देता है। लेकिन वो बोलता है, प्लीज आगे से किसी आदमी पे शक नहीं करिएगा। एंड फिर इसे सुनने के बाद हमारा वाइस कैप्टन और भी ज्यादा माफी मांगने लगता है। दरअसल एक जी रैंक का आदमी 30 लिजर्ड्स मॉन्स्टर को मार नहीं सकता था, इसलिए गिल्ड मास्टर सोचते हैं इसका लेवल सी या फिर डी रैंक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तिजुना उसे
बोलती है वो सीधा ही हमारे काइन को ए रैंक पहुंचा देते हैं एंड उन दोनों को सारे पेपर्स को संभालने के लिए भेज देते हैं एंड इधर वो खुद ही हमारे काइन के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है एंड उनकी हंसी मजाक देखकर हमारे गॉड बहुत ही ज्यादा खुश जाते हैं। दरअसल वो गॉड्स मिलके देख रहे थे आखिर काइन की जिंदगी कैसे चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक गॉडेस बोलती है क्या हमें उसे लेवल 10 की प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन तभी अचानक से गॉड ऑफ क्रिएशन उसे बोलते हैं मुझे तो लगता है लेवल 10 की प्रोटेक्शन भी कम पड़ेगी क्योंकि जल्द ही एसॉन की शील्ड ब्रोक होने वाली है। दरअसल 300 साल पहले एसॉन को सील कर दिया गया था, लेकिन उन्हें लगता है जल्द ही उसकी सील ब्रोक होने वाली है एंड उसी के साथ पूरा वर्ल्ड डेंजर में चला जाएगा एंड उसके बाद हमारे काइन को ही उसे सील करना होगा और यही कारण है उसकी ताकत बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर तभी अचानक से हमारे गॉड ऑफ क्रिएशन बोलते हैं मुझे जल्दी से उसकी पावर बढ़ानी होगी एंड अब मुझे लगता है मुझे उसके लिए एक टीचर को हायर कर लेना चाहिए, लगता है अब उसे बुलाने का टाइम आ चुका है। दरअसल वो और कोई नहीं हमारे यूया थे जो अभी भी इस वर्ल्ड में जीवित हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला सके जिसमें हमारा काइन यूया से ट्रेनिंग लेने वाला है एंड बनने वाला है बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंड उसमें काफी ज्यादा एडवेंचर्स होने वाले हैं जिसे देखने में कतई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो गया होगा तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल जरूर से रखिएगा।